हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजी इंटर का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसमें ये नर्व इम्पल्स आता है। तो नर्व इम्पल्स के लिए सबसे पहले हमारी एक और वीडियो है जो न्यूरॉन के ऊपर है। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर आना लाजमी है नर्व इम्पल्स के लिए। तो आपको पता है कि न्यूरॉन जो हमारा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, न्यूरॉन, जिसके 3 पार्ट होते हैं। जिसके कितने पार्ट होते हैं? जिसके अमूमन 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जिसके 3 पार्ट होते हैं। जिसके 3 पार्ट होते हैं। ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो नज़र आ रही हैं, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी कहते हैं। तो ये जो आपको, ये जो मेरी ड्राइंग इतनी कोई ख़ास नहीं है तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेना इस चीज़ को। तो ये जो आपको साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस नज़र आ रहे हैं जो आपके सेल बॉडी से निकल रहे हैं, ये जो चीज़ इसकी कहलाई जाती है, ये जो आपकी सेल बॉडी, जो आपके ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं, इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स। तो ये आपको डेंड्राइट्स एक पार्ट है न्यूरॉन का। दूसरा पार्ट आपका होता है सेल बॉडी और सोमा जिसे कहते हैं। तो ये आपका कहलाया जाता है सेल बॉडी और सोमा। ये जो आपकी प्रोजेक्शंस जो निकल रही होती हैं, ये आपकी एक्चुअली जो है वो आपकी सेल बॉडी सोमा से ही कनेक्टेड होती हैं और ये आपके डेंड्राइट्स निकल रहे होते हैं। और नीचे से सेल बॉडी से फिर जो है नीचे आपकी जो नीचे की तरफ से ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जो है आपके बिल्कुल एक्सान्स निकल रहे होते हैं। इस तरीके से ये आपके क्या होते हैं? ये एक्सान्स होते हैं। ये आपके एक्सान्स होते हैं। ये आपका एक्सान होता है जो टर्मिनल पार्ट होता है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, फिर ये सेल बॉडी या सोमा आती है, और ये जो लास्ट में ये जो चीज़ निकल रही है जिसे हम एक्सान्स कहते हैं। और एक्सान जाके आगे जो है वो नॉब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है ऐसे इस तरीके से जो है आपकी जो है लास्ट में एंडिंग हो जाती है उसकी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में उसकी एंडिंग्स हो जाती है। तो ये जो आपका न्यूरॉन है जिसके 3 पार्ट हैं, डेंड्राइट्स, पहला क्या है? डेंड्राइट्स, और दूसरा ये जो बीच में है इसे हम कहते हैं सेल बॉडी या सोमा। सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। और तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा ये जो है ये एक्सान कहलाया जाता है। एक्सान, ये क्या कहलाया जाता है? एक्सान। और ये जो एक्सान जहाँ एंड होता है उसे हम कहते हैं एक्सान टर्मिनल। उसे हम क्या कहते हैं? जहाँ एक्सान एंड होता है, एक्सान टर्मिनल या एक्सान हिलाक जिसे के नाम से आप जानते हैं, एक्सान टर्मिनल। एक्सान टर्मिनल। तो किसी भी न्यूरॉन के, चाहे आपका वो सेंसरी न्यूरॉन हो, मोटर न्यूरॉन हो या इंटर न्यूरॉन हो, तो उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक डेंड्राइट्स, एक सेल बॉडी या सोमा, और तीसरा जो है वो एक्सान। और लास्ट में जहाँ एंड होता है उसे हम एक्सान टर्मिनल कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये जो आपके डेंड्राइट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये आपकी कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक हाथ है, जैसे कि ये मेरा कोई भी जिस्म का एक सरफेस है, हाथ समझ लें या कोई भी चीज़ मेरी बॉडी का कोई पार्ट समझ लें, ये जो है कोई मेरा बॉडी का एक पार्ट है। तो इसके ऊपर क्या होते हैं? इसके ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स। इसके ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। जैसे कि आपको पता है रिसेप्टर्स के टाइप्स होते हैं, एक बैरो रिसेप्टर होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर होते हैं, नोसिसो रिसेप्टर होते हैं। कुछ टच को महसूस करते हैं, टच के लिए होते हैं, पेन के लिए होते हैं, या प्रेशर में डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स जो है हमारी स्किन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि ये हमारे
एक रिसेप्टर्स हैं, एक बॉडी का पार्ट है जिसके ऊपर ये रिसेप्टर्स जो हैं ये लोकेटेड है। कोई भी हमारा एक स्टिमुलस आता है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये मैंने एक कोई स्टिमुलस दिया है, इसका ये स्टिमुलस किस चीज़ का है? टच का है, टच का है। तो ये टच रिसेप्टर्स जो हैं, जो टच के हैं, या अगर कोई पेन का रिसेप्टर मैं दूं जो दर्द का हो, कोई ऐसी चीज़ मार दूं जिससे हमें दर्द होते हैं, तो जो हमारे पेन के रिसेप्टर्स हैं तो वो उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। तो हम इस चीज़ को क्या कहते हैं? सबसे पहले स्टिमुलस। स्टिमुलस जो आपके किसी भी सूरत में हो सकता है, पेन के फॉर्म में हो सकता है, टच के फॉर्म में हो सकता है, कोई ऐसी गर्म चीज़ हो सकती है, वार्म या कोल्ड वगैरह, कोई भी चीज़, कोई भी सेंसेशंस वगैरह होती हैं, स्मेल की सेंसेशन आपकी कोई भी हो, तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। अब ये जो आपका स्टिमुलस, जब आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को आप जब स्टिमुलस देते हो, स्टिमुलस देने के बाद ये जो रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर्स इसको क्या करते हैं? इस सेंसेशन को, इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद एक पाथवे है, एफरेंट नर्व पाथवे जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? एफरेंट नर्व पाथवे। एफरेंट नर्व पाथवे जिसे हम कहते हैं। तो ये जो हमारी रिसेप्टर्स, जो स्टिमुलस हमारे बॉडी के पार्ट के ऊपर आया, वो रिसेप्टर्स ने उसको डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो एफरेंट नर्व के पाथवे के थ्रू हमारे सीएनएस को भेजी जाती है, अब सीएनएस क्या करता है? वो जो हमारी इंफॉर्मेशन, अब जो रेस्पॉन्स आना है, वो जो रेस्पॉन्स जो हमें आना है, वो रेस्पॉन्स आता है एफरेंट नर्व पाथवे के थ्रू। एफरेंट नर्व पाथवे के थ्रू वो जो हमारा मैसेज, जिसे हम अमूमन मोटर न्यूरॉन कहते हैं, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारा वापस आता है, इंफॉर्मेशन हमारी वापस आती है, और वापस एफरेंट नर्व पाथवे के थ्रू ये जो हमारा जो भी बॉडी का पार्ट था, अफेक्टर ऑर्गन था जिसे हम इसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल अफेक्टर ऑर्गन अफेक्टेड ये हुआ था, तो इसे हम कहते हैं अफेक्टर ऑर्गन। अफेक्टर ऑर्गन ये जो हमारा जो भी था, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन सीएनएस से वापस अफेक्टर ऑर्गन के ऊपर आती है, और फिर जो है सीएनएस का जो भी रेस्पॉन्स हो, जिसे हम कहते हैं रेस्पॉन्स, अब पॉजिटिव रेस्पॉन्स होना चाहिए या नेगेटिव, तो वो हमारे सीएनएस के थ्रू वो डिटेक्ट करके वो रेस्पॉन्स दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने इस बॉडी पार्ट के ऊपर कोई गर्म चीज़ डाल दी, कोई गर्म चीज़ ये हैंड के ऊपर वाले हिस्से में अगर गर्म कोई तेल वगैरह डाल दिया, अब ये इतना फास्टेस्ट क्विकेस्ट मेथड होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन कि वो मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है। मतलब यहाँ जो हमारे रिसेप्टर्स थे वार्म और जो हार्ड चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, उन रिसेप्टर्स ने वो चीज़ जो है डिटेक्ट कर दी, और एफरेंट नर्व पाथवे या सेंसरी नर्व पाथवे के थ्रू वो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम ले गए, और मोटर न्यूरॉन या एफरेंट नर्व पाथवे के थ्रू अफेक्टर ऑर्गन पे, मतलब ये हमारा अफेक्टर ऑर्गन था, यहाँ आ गया रेस्पॉन्स। अब सीएनएस ने ये कमांड दी कि भाई ये गर्म चीज़ है, इससे अपना हाथ जितना जल्दी हो सके हटाओ। तो हम क्या करते हैं? हाथ निकाल देते हैं या हाथ हटा देते हैं। तो ये रेस्पॉन्स इतना फास्टेस्ट होता है जो हमारा मिली या माइक्रो सेकेंड्स के अंदर होता है। तो इससे अब ये सारा सिस्टम है, ये सारी नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है, कैसे मैसेज लिया जाता है सीएनएस के पास और कैसे रेस्पॉन्स आता है अफेक्टर ऑर्गन के पास। तो ये सारा मैकेनिज़्म जो है हम जो है नर्व इम्पल्स के अंदर पढ़ेंगे। अब ये कैसे इन्फॉर्मेशन जाती है? ये इन्फॉर्मेशन ऐसे जाती है कि ये जो स्टिमुलस आया, अब ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने कहा कि आपका अफरेंट नर्व पाथवे, मतलब एक न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसेशन डिटेक्ट करता है। ये सेंसरी न्यूरॉन के अब 3 पार्ट हो गए, 1 2 3 पार्ट हो गए। तो ये जो सेंसेशन हमारी हुई, तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है डेंड्राइट्स के बाद।
ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन एफरेंट नर्व पाथवे के थ्रू किसके साथ जाती है, ये डेंड्राइट्स के साथ जाती है। डेंड्राइट्स इस सेंसरी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद डेंड्राइट्स डिटेक्ट करके ये हमारे सेल बॉडी को दे देते हैं। ये हमारे किसको दे देते हैं, सेल बॉडी को। वहाँ प्रोसेसिंग होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन हमारी एक्सॉन में आती है। इसी तरीके से एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू आगे इन्फॉर्मेशन वो मूव कर रही होती है न्यूरॉन से न्यूरॉन की तरफ अप टू द CNS, जब तक ये CNS तक पहुंच नहीं जाती। फिर इसी तरीके से वहाँ से हमारा मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारा रेस्पॉन्स वापस आता है और अफेक्टेड ऑर्गन के ऊपर जो भी रेस्पॉन्स आना होता है तो हमारा मोटर न्यूरॉन के थ्रू रेस्पॉन्स पॉजिटिव होता है। तो इसलिए न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में ये तीन हिस्से, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन हिलाक। मतलब डेंड्राइट्स जहाँ से हमने सेंसेशन रिसीव की, जो भी हमारा स्टिमुलस थे, जितने भी, चाहे टच का हो, पेन का हो, वार्म का हो, स्मेल का हो, कोई भी सेंसेशंस आपकी होती हैं तो वो आपके डेंड्राइट्स जो रिसेप्टर से आपके रिसीव करते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन, वो सेल बॉडी को देते हैं, वो एक्सॉन को देते हैं, वो आगे ऐसे तरीके से एक कंप्लीट न्यूरॉन के अंदर प्रोपगेशन होने के बाद, मूव होने के बाद वो एक दूसरे न्यूरॉन के पास जाती है, इंटर न्यूरॉन के पास, फिर वो दूसरे न्यूरॉन के पास, इसी तरीके से CNS के फाइनली आपके CNS के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। फिर आपका जो रेस्पॉन्स जो भी आपका CNS देता है वो रिस्पॉन्स आपका मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस आता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स क्या होता है या इसके स्टेजेस जो हैं, इंपॉर्टेंट 4 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज होता है इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरा स्टेज इसका होता है एक्शन पोटेंशियल, तीसरा होता है प्रोपगेशन ऑफ द इम्पल्स, तीसरा होता है सिनेप्स। तो ये मुख्तलिफ 4 चीज़ें हैं और यहाँ मुख्तलिफ इवेंट्स में 4-5 चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। तो वो हम मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ेंगे, वो कैसे होता है, क्या होता है, तो अब हम पढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। तो ये सारी जो आपकी नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स और उसके जो 4 स्टेजेस हैं उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। अब नर्व इम्पल्स किसे कहते हैं? आपको पता है कि ये जो भी आपकी स्टिमुलस आता है आपके पास, सिंपल वर्ड्स में आपके पास जो स्टिमुलस आता है, अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंसरी न्यूरॉन को कि उसको प्रोसेस किया जाए। इस कम्युनिकेशन को न्यूरॉन जो प्रोसेस करता है, ये कैसे होता है, ये कम्युनिकेशन की नीड क्यों पड़ती है, ये होती है, ये असल में ये जो इम्पल्स जो आगे जाता है, ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वजह से होता है। ये जो न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वजह से ही ये सारा एक इम्पल्स जो आपका मैसेज जो है वो आगे प्रोसेस होता है। तो इसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। सिंपली अगर हम कहा जाए नर्व इम्पल्स किसे कहते हैं, तो नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन ये है कि जो भी आपका एक स्टिमुलस आता है आपके पास, तो अब आपको पता है इसको प्रोसेस होना होता है। वो इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके आगे CNS की तरफ और फिर जो आपका मोटर रिस्पांस आता है अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ, ये लाजमी होना होता है। अब नर्व इम्पल्स का मतलब ये है कि वो इम्पल्स, वो आपका मैसेज आपका नर्व्स के थ्रू कैसे प्रोपगेट करता है। तो ये कैसे होता है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वजह से। मतलब जो न्यूरॉन है, जैसे कि आप नॉर्मल सेल पढ़ते हैं, नॉर्मल सेल की आउटर मेम्ब्रेन को आप कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, पर यहाँ न्यूरॉन की आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूरोलेमा। जैसे हम मसल की मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा। तो इसी तरीके से क्या होता है, नर्व इम्पल्स कैसे प्रोसेस होती है, तो वो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं न्यूरॉन की आउटर मेम्ब्रेन, जिसे हम न्यूरोलेमा कहते हैं। न्यूरोलेमा के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वजह से आपका ये नर्व इम्पल्स आगे प्रोसेस होता है। अब नर्व इम्पल्स के यहाँ 4 स्टेजेस हैं।
जिसमें हम स्टेज नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसे हम RMP कहते हैं। ये हमारा कहलाया जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज नंबर 1। अब इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है, ऐसी क्या चीज़ होती है, इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों कहते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो स्टेज जो होता है ये अनस्टिमुलेटेड स्टेज होता है। यहाँ तक कोई इतना स्टिमुलेशन जो आती है वो या तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती या तो फिर वो किसी काम की नहीं होती। ये रीज़न की वजह से न्यूरोलेमा के अंदर जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर वो चेंजेस नहीं होती, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, और वो स्टेज इनएक्टिव स्टेज होता है, वो स्टेज अनस्टिमुलेटेड स्टेज होता है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस नहीं होती। तो इस वजह से इसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको समझाना चाहूँ, ये होता है आपका इनएक्टिव स्टेज। इसको हम इनएक्टिव स्टेज क्यों कहते हैं? उसका रीज़न ये है कि हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट हम उठा लेते हैं, कोई भी स्किन का, ये फॉर एग्जांपल एक पार्ट है, मैंने अभी भी आपको बताया कि इसके ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स जो उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करके आगे प्रोसेस करते हैं। अब रिसेप्टर्स के ऊपर हमारा फॉर एग्जांपल एक स्टिमुलस था, अब ये जो स्टिमुलस देंगे, कोई भी स्टिमुलस हो, चाहे पेन का हो, चाहे टच का हो, चाहे प्रेशर, किसी भी चीज़ का आपका स्टिमुलस हो, वो जो स्टिमुलस आप अपने बॉडी के पार्ट को जब देंगे तो रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करके आगे प्रोसेस करते हैं। अब अगर स्टिमुलस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मतलब इतना अच्छा स्टिमुलस नहीं होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हिस्सा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी का मेरा पार्ट है, ये हल्का सा मैंने टच किया, ये स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, क्योंकि अब जब इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है ही नहीं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होंगी नहीं, जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल ही रहेगा, वो इनएक्टिव ही रहेगा, क्योंकि इस स्टिमुलस में इतनी जान थी नहीं। एक्चुअली इस स्टिमुलस में इतनी जान थी नहीं जो कि हम इसको आगे प्रोसेस कर सकें, इस चीज़ को आगे प्रोसेस कर सकें। तो इसलिए हम कहते हैं इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कहने का मकसद, जो हमने स्टिमुलस दिया उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आ सकें। अब जब ये स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम इसे कहते हैं इनएक्टिव स्टेज। मतलब जो हमने स्टिमुलस दिया वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब ये हमारा हो जाता है इनएक्टिव स्टेज। ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये हमारा इनएक्टिव स्टेज है। इनएक्टिव स्टेज का रीज़न मैंने बताया, ये जो आप या तो जो स्टिमुलस देते हैं वो इतना बारीक सा स्टिमुलस होता है जो काउंट ही नहीं होता, वो जो है या तो अनस्टिमुलेटेड होता है या किसी काम का नहीं होता, या इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नहीं होता जो रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करके आगे प्रोसेस कर दें उस इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि अब ये क्या होता है कि ये जो आपका इनएक्टिव स्टेज, एक आपकी जब आप न्यूरॉन की, ये आप न्यूरॉन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन आप लेते हैं, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है, न्यूरॉन की क्या होती है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, जिसे हम न्यूरोलेमा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा। अब न्यूरोलेमा, ठीक है, न्यूरोलेमा, अब ये क्या होता है, जब वो जो स्टिमुलस आपने दिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो इसके अंदर एक पोटेंशियल होता है, एक इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर एक पोटेंशियल होता है जो नॉर्मली उस टाइम जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस ना होने की वजह से उसका जो उस वक्त का जो पोटेंशियल होता है वो -65 मिली वोल्ट का होता है। एग्जैक्ट तो ये नहीं होता, इसकी एक वेरिएबल रेंज होती है जो -40 मिली वॉट से लेके -90 मिली वोल्ट तक होता है, ये एवरेज होता है। मतलब ये जो आपका पोटेंशियल
एवरेज होता है -65 इसे काउंट किया जाता है। एक्चुअली इसकी रेंज जो है -40 मिली वॉट से लेके -90 मिली वॉट तक होती है। तो कहने का मकसद ये कि आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अगर आपने समझना है तो इस तरीके से समझेंगे, जो आपने स्टिमुलस दिया है, जो स्टिमुलस आपने दिया है वो एज सच स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो क्या है, या वो अनस्टिमुलेटेड है, अनस्टिमुलस है, या आपने उसको स्टिमुलस ऐसा हल्का स्टिमुलस दिया है कि उसको फील ही नहीं हुआ है, उसके अंदर फील ही नहीं हुआ, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर अब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? उसका रीज़न ये है कि वो जो स्टिमुलस अगर आपने दिया है उसके अंदर या तो इतनी जान नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, या तो वो बहुत बारीक सा स्टिमुलस है, जैसे कि ना होने के बराबर है। तो वो इस वजह से जो न्यूरोलेमा, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल है, उसके अंदर कोई हरकत आती नहीं है। और जब हरकत नहीं आएगी तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस नहीं होंगी। मतलब जब इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस नहीं होंगी, इसका मतलब ये कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड, नॉर्मली न्यूरॉन के इनसाइड आपको पता है अंदर की तरफ पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और बाहर की तरफ सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब सिंपल अल्फाज में अगर देखा जाए, जो हमारा स्टिमुलस था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से वो इन्फॉर्मेशन हमारी डिटेक्ट नहीं हो सकती थी, और जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन थी उसके अंदर जो वो स्टिमुलस में इतनी ताकत थी नहीं कि उसको प्रोसेस कर सके इन्फॉर्मेशन को, और वो रेस्टिंग में ही रह जाती है। और उस वक्त उसका जब हमने पोटेंशियल मेजर किया, मतलब उस मेम्ब्रेन का, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का जब हमने पोटेंशियल मेजर किया, जब तक वो जो स्टिमुलस हमने दिया था तो वो एक इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नहीं था, एक नॉर्मल स्टिमुलस से भी बहुत कम स्टिमुलस था। इस वजह से उस वक्त का पोटेंशियल -40 मिली वॉट से लेके -90 मिली वॉट था, और इसके लिए इसको हमने नाम दिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब मेम्ब्रेन जो स्टिमुलस उसको आया वो बेहद ही ना होने के बराबर की वजह से मेम्ब्रेन पर जो पोटेंशियल था उस वक्त का जो ये पोटेंशियल था, और इसलिए हम इसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनएक्टिव स्टेज है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस नहीं होती। जो नॉर्मल होता है न्यूरॉन में आपको पता है नॉर्मल क्या होता है। न्यूरॉन में नॉर्मल ये होता है कि न्यूरॉन के इनसाइड पोटाशियम आयन ज़्यादा होते हैं, इनसाइड पोटाशियम ज़्यादा होते हैं, आउटसाइड जो है वो आपके सोडियम ज़्यादा होते हैं। तो ये तो स्टेज ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो इसके अंदर ना मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। देयर इज़ नो एनी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ऑकरिंग इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकॉज क्योंकि आपका स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो आपकी मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ले आए। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर अगर आपको बातें याद रखनी है, वो 3 से 4 बातें याद रखनी है। बात नंबर 1, वो आपका इनएक्टिव स्टेज है। इनएक्टिव स्टेज इसलिए है कि वो जो स्टिमुलस था वो अनस्टिमुलस था, या इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नहीं था कि उसके आपके न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ले आए। तो इस वजह से उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस नहीं आती, ठीक है, क्योंकि स्टिमुलस आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, या अनस्टिमुलेटेड था, या ना होने के बराबर स्टिमुलस था। तो इस वजह से आपके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस नहीं आती। तो अब की सूरत हाल इस वक्त रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर जब आपका स्टिमुलस इतना अच्छा नहीं है तो इसको हम इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। और ये जब उस वक्त हमने उस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मेजर किया तो वो जो आपका पोटेंशियल वो -40 मिली वॉट से लेके -90 मिली वॉल्ट तक का प्रेशर आपका वोल्टेज है, आपका पोटेंशियल है। 2 बातें, एक आपका इनएक्टिव स्टेज है, अनस्टिमुलेटेड है, एक बात। दूसरी, उस वक्त जब आपने मेम्ब्रेन उसका पोटेंशियल आपने मेजर किया, उसकी रीडिंग ये है। तीसरी बात ये कि जब आप न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का आपने देखा कि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है,
जो तो आपको पता है नॉर्मली जो होता है पोटाशियम इनसाइड ज़्यादा होता है, सोडियम आउटसाइड ज़्यादा होता है। तो अभी भी ऐसा ही है, पोटाशियम इनसाइड ज़्यादा है, सोडियम आउटसाइड ज़्यादा है। तो ये तीन चीज़ें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर होती हैं। अब दूसरा जो स्टेज है जिसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब क्या होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो आपको पता है जिसके अंदर स्टिमुलस ना होने की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ये स्टिमुलस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जो आपका स्टिमुलस आया है वो आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो, कोई इम्पल्स जनरेट हो, कोई हिसाब किताब लाजमी होना चाहिए, तब जाके ये आपकी चीज़ आगे प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल ये जो पोटेंशियल, मैंने कोई स्टिमुलस स्ट्रांग स्टिमुलस दिया, अगर मैं इस पर हाथ लगा देता हूँ, ठीक है, हाथ लगा देता हूँ, ये स्ट्रांग, ये देखें आप, अगर मैंने थप्पड़ मारी, अब ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर प्रोसेस हो गई है। फॉर एग्जांपल अब स्टिमुलस आपका पहले स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब स्टिमुलस आपका अगर स्ट्रांग है, अगर कोई किसी बंदे के ऊपर आप कोई चाय फेंक दें, कोई गर्म पानी फेंक दें, तो वो देखें किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो रेस्पॉन्स तो वो मिली सेकेंड्स में होता है। लेकिन अब आप इधर इसको समझिए, इधर अगर आप समझेंगे तो ये आप देखें कैसे होता है। तो सेकंड स्टेज आपका है एक्शन पोटेंशियल। अब देखें सेकंड स्टेज जो आपका नर्व इम्पल्स का सेकंड स्टेज है एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तो मैंने आपको बता दिया साफ साफ, स्टिमुलस स्ट्रांग ना होने की वजह से आपके न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस नहीं होती, इसलिए सोडियम आउटसाइड ज़्यादा होता है, पोटेशियम इनसाइड ज़्यादा होता है, कोई ऐसी मेजर चेंजेस नहीं आती। और जब उस टाइम उसका आप पोटेंशियल मेजर करते हो तो आपको -40 से लेके -90 मिली वोल्ट के दरमियान आपको वेरिएबिलिटी एक नज़र आती है। इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। कोई भी स्टिमुलस के लिए एक चीज़ होना लाजमी है कि वो पोटेंशियल, वो स्टिमुलस इतना स्ट्रांग हो कोई वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक लाजमी पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, आपकी कोई भी मतलब आपका रिसेप्टर, आपके ऊपर किसी ने हाथ लगाया, कोई चीज़ मारी, अब क्या होता है आपको रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करते हैं। मतलब स्ट्रांग स्टिमुलस अगर स्ट्रांग है, जब स्ट्रांग आपका -40 मिली वोल्ट -40 मिली वोल्ट से लेके -90 मिली वोल्ट तक, जो रेंज जो -65 मिली वोल्ट तक थी, मतलब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज था आपका आरएमपी के अंदर पोटेंशियल आपका ये था, आरएमपी के अंदर पोटेंशियल आपका ये था -65, मतलब जिसकी रेंज होती है -40 से -90 के दरमियान। मतलब वो स्टिमुलस इतना स्ट्रांग नहीं था, वो स्टिमुलस आपका इतना स्ट्रांग नहीं था जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो सकी। लेकिन अब जो स्टिमुलस वो ही आपका काउंट होगा, वही पॉजिटिव होगा, वही स्ट्रांग स्टिमुलस होगा जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस करे। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, ऐसा पोटेंशियल जिसके बाद थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ऐसा पोटेंशियल जिसके बाद आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए। मतलब वो चीज़ अब कैफ़े करदार तक पहुंच जाए कि आपने एक चीज़, कोई चीज़ मारी किसी को, कोई गर्म पानी फेंका, वो उसने डिटेक्ट किया सीएनएस के बाद, अब उसका रेस्पॉन्स क्या आना चाहिए वो जल्दी आ जाए। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जब पहुंच जाता है, जो नॉर्मली या 0 मिली वोल्ट काउंट होता है या 10 मिली वोल्ट 10 MV, नॉर्मली ये 0 मिली वोल्ट होता है, 0 MV। मतलब ऐसा पोटेंशियल, मतलब जो आपका -65 मिली वोल्ट था, -65 मिली वोल्ट था, जब उसको आपने स्ट्रॉन्ग एक स्टिमुलस दिया, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देने के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आई। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आने की वजह से उसका पोटेंशियल जो -65 मिली वोल्ट था, अब उसका प्लस की तरफ जाते जाते 0 मिली वोल्ट हो गया। जब वो 0 मिली वोल्ट को क्रॉस कर जाएगा, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, मतलब अब जो आपकी स्टिमुलस जो स्ट्रांग होने की वजह से अब इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल ज़रूर जनरेट होगा, आपका एक्शन पोटेंशियल आपका ज़रूर जनरेट होगा।
अब एक्शन पोटेंशियल मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है, वो आपको आसान लफ्ज़ों में मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल उसके अंदर जनरेट होता है। तो बात पहले आपको ये समझनी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर स्टिमुलस इतना स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से पोटेंशियल उतना उस वक्त जो आपकी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में थी, इनएक्टिव स्टेज में थी, उस वक्त का आपका पोटेंशियल ये था। पर जब आपका स्ट्रांग स्टिमुलस आया तो वो आपका वोल्टेज, अब जो आपकी मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई, चेंजेस आना शुरू हो गई। और चेंजेस आपने कैसे मेजर की, पोटेंशियल आपका शिफ्ट हो गया -65 मिली वोल्ट से 0 मिली वोल्ट की तरफ। अब ये आते आस्ते 0 मिली वोल्ट से +1 +2 +3 +4 पॉजिटिव मिली वोल्ट की तरफ होना शुरू हो जाएगा। मतलब इतना मिली वोल्ट हो जाएगा कि अनटिल एंड अनलेस ये +45 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा, +40 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा ये आपका पोटेंशियल। मतलब अब जो आपका स्टिमुलस था, मतलब जो स्टिमुलस आपने दिया, स्टिमुलस जो दिया आपने, वो स्टिमुलस पहले क्या था, स्ट्रॉन्ग था। अब ये जो स्टिमुलस आपका आया है ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस के बाद क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस के बाद क्या हुआ, आपके न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूरोलेमा कहते हैं, उसके अंदर अब इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होंगी। इस स्टिमुलस की वजह से क्या होंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस अब क्या होती हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो बात ये होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होंगी। दूसरी बात, आपका जो पोटेंशियल -65 मिली वोल्ट है वो शिफ्ट होके +40 मिली वोल्ट हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, +40 मिली वोल्ट हो जाएगा आपका पोटेंशियल। -65 से लेके +40 मिली वोल्ट की तरफ शिफ्ट होगा। पहली बात, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कौन सी होती हैं वो आपको मैं समझाऊंगा, जिसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक डीपोलराइजेशन, एक रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कैसे होती है, रीपोलराइजेशन कैसे होती है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा पोटेंशियल, ये +40 मिली वोल्ट तक कैसे पहुंचता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्शन पोटेंशियल का कुछ पस मंज़र याद आ गया है कि ये जो आपका स्टिमुलस स्ट्रांग होने की वजह से जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, न्यूरोलेमा के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती हैं, तो वो एक डीपोलराइजेशन की फॉर्म में आती हैं, एक रीपोलराइजेशन की फॉर्म में आती हैं। तो ये अब इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्या होती हैं, कैसे आती हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये टेम्पररी होता है। ये क्या होता है, टेम्पररी होता है और लोकलाइज्ड होता है। टेम्पररी कैसे और लोकलाइज्ड कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। और एक्शन पोटेंशियल के अंदर अभी आपने दो चीज़ें याद में रखनी है कि स्टिमुलस आने के बाद, क्योंकि स्टिमुलस में जान थी, वो आपका स्टिमुलस जो है वो स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उसने न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को फोर्स कर दिया कि अब इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होंगी, और कौन सी होंगी ये मैं आपको मज़ीद बढ़ाऊँगा। दूसरी बात, पोटेंशियल शिफ्टिंग, जो आपका पोटेंशियल -65 मिली वोल्ट से +45 मिली वोल्ट पे कैसे शिफ्ट होता है, ये आप अब डिटेल में जो है दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब देखें, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूँ, फिर डीपोलराइजेशन में क्या होता है, रीपोलराइजेशन में क्या आता है, वो हम समझेंगे। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट निकालना चाहें निकाल सकते हैं। अभी आप देखें, अभी ये जो एक स्टेज है आरएमपी का स्टेज है, ये एक स्टेज क्या है, आरएमपी का स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज है, अनस्टिमुलेटेड है। और यहाँ हमारा जो वोल्टेज है, वो कितना है इस स्टेज पे, आरएमपी पे कितना है हमारा,
-65 मिली वोल्ट है। कितना है? -65 मिली वोल्ट है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस नहीं हुई हैं। अब क्या होता है, अमूमन ये होता है कि ये जो आपका स्टेज, ये अब आप देखें, अब देखें ये कैसे होता है। ये जो कंडीशन आपकी है, इधर जो पोटेंशियल आपका है -65 मिली वोल्ट, मतलब कोई भी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आई हैं। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन तक अभी तक चेंजेस नहीं आई हैं। चेंजेस तब तक आएंगी जब ये मिली वोल्ट आपका पोटेंशियल शिफ्ट हो जाएगा। पहले कहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा? -0 मिली वोल्ट तक, ठीक है, 0 मिली वोल्ट तक, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जिसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जब ये जनरेट हो जाएगा, अब इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब इसके अंदर क्या होगा? AP, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसका वोल्टेज आपका पहले -65 था, 0 से होके +40 मिली वोल्ट तक। कितना? +40 मिली वोल्ट तक जाएगा, जो एक्शन पोटेंशियल का फर्स्ट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। ये क्या होती है, कैसे होती है, ये हम समझने के लिए ये मैंने आपको थोड़ी बहुत फिगर बताई है कि पहले आपका स्टेज होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जहाँ कोई इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस नहीं होती। जब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होता है तो अब आपका पोटेंशियल उस मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। चेंजेस आने की वजह से शिफ्टिंग हो गई, आपका पोटेंशियल -65 से +40 मिली वोल्ट तक चला जाता है। उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। पहले डीपोलराइजेशन होती है, +40 मिली वोल्ट तक चला जाता है आपका वोल्टेज। फिर पोटेंशियल क्या होता है? +40 से दोबारा -65 मिली वोल्ट पे आ जाता है। दोबारा ये जो आपका +40 मिली वोल्ट है, ये दोबारा -65 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, जिसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। जिसे हम क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन। अब ये इवेंट्स इतने मुश्किल अल्फाजों में लिखे हुए हैं कि हमें इनकी समझ नहीं आनी, पर इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको अब बयान करने लगा हूँ कि ये कैसे आपको समझ में आएंगी और कैसे नहीं आएंगी। अब देखें, अब ये जो आपकी एक न्यूरॉन, ये आपका एक न्यूरॉन है, और ये जो आपकी ये जो ऊपर आउटर कवरिंग है, इसे हम कहते हैं न्यूरोलेमा। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूरोलेमा। आपको पता है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलेमा। नॉर्मली क्या होता है कि इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड पोटाशियम पॉजिटिव आयंस बहुत होते हैं। क्या होते हैं? पोटाशियम आयंस बहुत होते हैं। पोटाशियम आयंस इनसाइड पोटाशियम ज़्यादा होते हैं। इनसाइड क्या होते हैं? इनसाइड पोटाशियम ज़्यादा होते हैं। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होते हैं और आउटसाइड सोडियम ज़्यादा होते हैं। बाहर क्या होते हैं? सोडियम ज़्यादा होते हैं। ये आपका आउटसाइड पार्ट है, ये आपका क्या है? आउटसाइड पार्ट है, और ये आपका इनसाइड पार्ट है। आउटसाइड पार्ट में सोडियम ज़्यादा है, इनसाइड पार्ट में पोटाशियम ज़्यादा है। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, जहाँ पोटेंशियल -65 मिली वोल्ट था, उसके अंदर यही कंडीशन होती है। पोटाशियम इनसाइड ज़्यादा होते हैं, सोडियम आउटसाइड ज़्यादा होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर कोई चेंजेस नहीं होती जब तक ये पोटेंशियल होता है, जब तक आपका इनएक्टिव स्टेज होता है, जब तक आपका स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन आपको पता है इनसाइड जो मेम्ब्रेन पे इनसाइड जो चार्ज है वो नेगेटिव होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ,
मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन के इनसाइड नेगेटिव चार्ज होती है। मेम्ब्रेन के इनसाइड कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। मेम्ब्रेन के इनसाइड नेगेटिव चार्ज होती है। नॉर्मली न्यूरॉन के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान इनसाइड न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव, बाहर कौन सी होती है? पॉजिटिव होती है। हालांकि अगर देखा जाए बाहर आउटसाइड तो समझ में आता है सोडियम पॉजिटिव आयंस हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है, ये तो बात समझ में आती है, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन इनसाइड भी पोटाशियम आयंस मौजूद हैं तो नेगेटिव चार्ज क्यों है? तो इसका रीज़न है वाकई में पोटाशियम इनसाइड हैं लेकिन पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। नेगेटिव आयंस जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, आपके प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स जो आपके नेगेटिव आयंस हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से न्यूरॉन के इनसाइड नेगेटिव चार्ज आती है और न्यूरॉन के आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज आपकी सोडियम आयंस की वजह से होती है। हालांकि सोडियम आयंस की जो बाहर जो कंसंट्रेशन है वो 135 मिली इक्विलेटर से लेके 135 से लेके 145 तक इसकी कंसंट्रेशन आउटसाइड होती है। बाहर इसकी सोडियम की कंसंट्रेशन ये है, जबकि न्यूरॉन इस मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो 10 है, +5 से या +10 तक, ठीक है, मिली इक्विलीटर पर लीटर होती है, MEQ/L। बाहर इसकी ज़्यादा होती है, बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन न्यूरॉन के अंदर कम है। इसी तरह पोटाशियम की अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। लेकिन अंदर नेगेटिव चार्ज जो ये आई है हमारे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन न्यूरोलेमा के अंदर, ये नेगेटिव चार्ज एक्चुअली आपके नेगेटिव आयंस की वजह से है। ये किसकी वजह से है? नेगेटिव आयंस की वजह से है। ये नेगेटिव आयंस कौन से हैं? ये आपके प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, इनकी वजह से इन नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज न्यूरॉन के अंदर, न्यूरोलेमा के अंदर, इन नेगेटिव आयंस की वजह से नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इस पोटाशियम से भी ज़्यादा है। इस पोटाशियम से भी ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से न्यूरॉन के इनसाइड नेगेटिव चार्ज है और आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज है, वो सोडियम की वजह से है, पॉजिटिव आयंस की वजह से है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है? ये नॉर्मल है, ये चीज़ क्या है? ये चीज़ नॉर्मल है। अब मैंने कहा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है, इनएक्टिव स्टेज में है, क्योंकि स्टिमुलस में इतनी ताकत नहीं थी कि उसके अंदर कोई पोटेंशियल क्रिएट कर सके, इस वजह से उस वक्त उसका पोटेंशियल -40 मिलीवॉल्ट से -90 मिलीवॉल्ट तक है। लेकिन ये है सारा रेस्टिंग स्टेज के दौरान, अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव है, अंदर पोटाशियम ज़्यादा है, बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आयंस की वजह से है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आ जाता है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आ जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल -60 मिलीवॉल्ट से लेके 0 मिलीवॉल्ट से लेके +40 मिलीवॉल्ट हो जाता है। तो एक्शन पोटेंशियल का पहला स्टेज, जिसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। अब ये डीपोलराइजेशन एक्चुअली क्या है, ये आपको समझना है। डीपोलराइजेशन कहते हैं कि ये जो आपकी न्यूरॉन की जो नॉर्मल मेम्ब्रेन आपने पढ़ी है, देखिए, अब इसको देखें क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कैसे होती हैं। मैंने पहले आपको बताया कि जब भी नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है
तो अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा उसकी वजह से न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होंगी, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होंगी। अब वो चेंजेस क्या होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा नॉर्मल है। अभी एक और यहाँ स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ जो आपको नज़र आए। ये आप देख सकते हैं, ये न्यूरॉन की मैंने मेम्ब्रेन बनाई हुई है। नॉर्मली इनसाइड नेगेटिव चार्ज होती है, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होती है, लेकिन हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, डीपोलराइजेशन के अंदर क्या हो रहा है वो डीपोलराइजेशन पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ नॉर्मली एक चैनल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सोडियम वोल्टेज चैनल्स, ये जो बीच बीच दरमियान में यहाँ ये सोडियम चैनल्स होते हैं। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि बाहर सोडियम ज़्यादा है, बाहर सोडियम क्या है ज़्यादा है, और अंदर पोटाशियम और नेगेटिव आयंस ज़्यादा है। अब क्या होता है कि ये सोडियम डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि ये सोडियम का इनवर्ड मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। सोडियम की मूवमेंट क्या होती है इनवर्ड, सोडियम की मूवमेंट क्या हो रही है इनवर्ड। सोडियम अंदर आ रहे हैं, सोडियम क्या आ रहे हैं अंदर आ रहे हैं, मतलब सोडियम आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। सोडियम और पोटाशियम पहले से पड़े हुए हैं आपके, सोडियम आपके अंदर आ रहे हैं, सोडियम आपके अंदर आ रहे हैं, पोटाशियम आपके पहले अंदर से पड़े हुए हैं, पोटाशियम। अब डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, डीपोलराइजेशन के अंदर सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट, मतलब न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम की एंट्री हो जाती है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आप गौर से देखें, ये चेंजेस कैसे हो रही हैं। जब सोडियम की मूवमेंट इनसाइड होगी, यहाँ सोडियम के चैनल्स की ओपनिंग हो जाती है, ओपनिंग होने के बाद सोडियम चैनल्स अंदर आ जाते हैं, और पोटाशियम चैनल्स तो पहले से अंदर बहुत हैं, लेकिन सोडियम चैनल्स भी इनसाइड आ जाते हैं। जब सोडियम चैनल्स अंदर आ जाते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मेम्ब्रेन के ऊपर जो चार्जेस थी नेगेटिव और पॉजिटिव, उनकी शिफ्टिंग हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया इनसाइड चार्ज कौन सी थी, नेगेटिव थी, नेगेटिव आयंस की वजह से। लेकिन जैसे ही सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हो गए तो जो इनसाइड जो आपकी चार्ज हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो आपकी मेम्ब्रेन की पॉजिटिव हो जाती है, वो आपकी क्या होना शुरू हो जाती है पॉजिटिव। वो आपकी पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। जबकि बाहर की तरफ, अब जैसे सोडियम इनसाइड चला गया है और आपकी बाहर चार्जेस नेगेटिव शुरू हो जाती है। मतलब सबसे पहले आपने देखा कि इसकी पोलरिटी, मेम्ब्रेन की पोलरिटी चेंज हो चुकी है। इनसाइड सोडियम की जैसे एंट्री हुई अंदर पॉजिटिव चार्ज आपकी बढ़ गई, और मेम्ब्रेन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज थी वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, और इनसाइड पॉजिटिव चार्ज है, अब आउटसाइड नेगेटिव चार्ज है। इनसाइड कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव है, आउटसाइड नेगेटिव चार्ज है। तो इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। मतलब जब आपका एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आया, उसने न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्रिएट करना शुरू कर दी, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, पहली इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्या थी, सोडियम की एंट्री इनसाइड। डीपोलराइजेशन के अंदर सोडियम की एंट्री होती है इनसाइड, सोडियम अंदर आना शुरू होते हैं। ये सोडियम की एंट्री हो गई है अंदर, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की जो आपकी चार्जेस थी अंदर अब पॉजिटिव हो गई है, बाहर नेगेटिव हो गई है। और जब इस वक्त इसका पोटेंशियल मेजर किया गया तो वो +40 मिलीवोल्ट था। कितना था,
ये सोडियम की एंट्री होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस आपका पोटेंशियल प्लस 40 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। जब आपका ये तब तक सोडियम की एंट्री होगी इनसाइड जब तक पोटेंशियल प्लस 40 मिली वोल्ट तक ना पहुंच जाए। जब आप इसके अंदर मेजर करेंगे, जब इसके अंदर आप मेजर करेंगे प्लस 40 मिली वोल्ट तक आपका प्लस 40 मिली वोल्ट तक अगर आपका प्रेशर आपका पोटेंशियल हो गया है तो अब क्या होगा, जो आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन थे अब ये क्लोज हो जाएंगे। जब आपका वोल्टेज 40 मिली वोल्ट तक होगा प्लस 40 मिली वोल्ट तक, मतलब 0 मिली वोल्ट से ये ओपन होना शुरू हो गए थे। 0 मिली वोल्ट जब था, जब हरकत शुरू होना शुरू हुई तो ये सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। अब क्या होगा, जब ये प्लस 40 मिली वोल्ट तक पहुंचेगा तो आपके ये जो इधर जो आपके सोडियम चैनल्स हैं ये आपके पहले ओपन हो गए थे, लेकिन अब ये क्या हो गए, ये क्लोज हो गए। क्लोज तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात सुने, चार्जेस अभी तक इनसाइड पॉजिटिव है, आउटसाइड नेगेटिव है। इनसाइड सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इनसाइड सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। डीपोलराइजेशन ये हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने डीपोलराइजेशन अभी चल रही है, डीपोलराइजेशन हम पढ़ रहे हैं, मतलब अभी रिपोलराइजेशन हमने नहीं देखी। तो ये जो जब वोल्टेज हमारा प्लस 40 मिली वोल्ट तक पहुंच चुका है तो ये सोडियम गेटेड वोल्टेज, ये सोडियम चैनल्स आपके क्लोज हो गए। अब क्लोज तो हो गए लेकिन इनसाइड आपके सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है आउटसाइड के मुकाबले में, और अभी भी पोटाशियम इनसाइड ज़्यादा है, आउटसाइड अभी भी वही जो सेम कंसंट्रेशन थी वही है। लेकिन अब क्या होगा, जब प्लस 40 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा, मतलब एक्शन पोटेंशियल की एक हाईएस्ट लेवल, मैक्सिमम लेवल जो उसका प्लस 40 मिली वोल्ट तक पहुंच चुका है, जो उसके अंदर एक्शन होना था वो हो चुका है, मतलब जिसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कैसे सोडियम चैनल्स ओपन होना शुरू हुए थे, फिर उसके अंदर सोडियम इनसाइड गए और ये चार्जेस जो हैं मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, इनसाइड पॉजिटिव हो गई, आउटसाइड नेगेटिव हो गई। ठीक है, ये होना शुरू हो गई। अब क्या होगा, सेकंड स्टेज, एक्शन पोटेंशियल का दूसरा स्टेज, जिसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। जब आपका पोटेंशियल हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाता है प्लस 40 मिली वोल्ट, अब क्या होगा, आपके सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे, सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। फिर आपका क्या होगा, अब आपका क्या होगा, यहाँ आप एक और न्यूरॉन की मेम्ब्रेन ले रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। जैसे कि आपको पता है रीपोलराइजेशन के अंदर अब क्या होगा, आपके पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीपोलराइजेशन, जिसमें एक्शन पोटेंशियल का फर्स्ट पार्ट था, जिसके अंदर सोडियम चैनल्स पहले ओपन हुए और सोडियम की एंट्री हुई। अब एक्शन पोटेंशियल का दूसरा स्टेज है रीपोलराइजेशन। तो उसके अंदर क्या होगा, पोटाशियम जो चैनल्स थे, ये पोटाशियम चैनल्स, ये जो आपके पोटाशियम चैनल्स हैं, इधर पोटाशियम चैनल्स होते हैं, उनकी ओपनिंग होगी। जब इनकी ओपनिंग होगी तो पोटाशियम चैनल्स जो इनसाइड थे उनकी एंट्री अब आउटसाइड होना बढ़ जाएगी। अब पोटाशियम की कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ जाएगी, बाहर उनकी कंसंट्रेशन पोटाशियम आयंस की बढ़ जाएगी। पोटाशियम आयंस ज़्यादा बाहर की तरफ हैं, अंदर की तरफ कम है, और अंदर की तरफ अब सूरत हाल ये है कि सोडियम आयंस ज़्यादा हैं। अंदर से सोडियम ज़्यादा हो गए और बाहर पोटाशियम ज़्यादा हो गए, बाहर पोटाशियम ज़्यादा हो गए। रीपोलराइजेशन कहते हैं कि जब आपका पोटेंशियल न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर प्लस 40 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, उसके बाद आपके सोडियम चैनल्स
क्लोज हो जाते हैं और पोटाशियम चैनल आपके ओपन हो जाते हैं और पोटाशियम की एंट्री हो जाती है बाहर। तो रीपोलराइजेशन के अंदर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आउटसाइड पोटाशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब क्या होता है, तीसरी बात क्या होती है, जब पोटाशियम बाहर चले जाने शुरू हो जाते हैं, जब पोटाशियम बाहर चले जाते हैं तो पोलरिटी यानी मेम्ब्रेन के ऊपर जो चार्जेस थी अंदर अब क्या हो गई थी पॉजिटिव, अब दोबारा रीस्टोर हो जाएगी, रीस्टोरेशन ऑफ चार्जेस हो जाएगी। मतलब अब अंदर जो पहले पॉजिटिव थी पहले की तरह अब क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। अंदर क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है और बाहर क्या हो गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, पोटाशियम की वजह से, जो पोटाशियम आपके बाहर चले गए हैं। रिस्टोरेशन ऑफ चार्जेस, पोलरिटी जो है उसकी रिस्टोर गेन कर दी गई। अब आपके पोटाशियम ये चैनल्स कब तक ओपन रहेंगे, ये जो पोटाशियम चैनल्स आपके कब तक ओपन रहेंगे, ये जब तक ओपन रहेंगे जब तक आपका प्रेशर -+40 मिली वोल्ट से लेके जब तक अंटल अनलेस ये -65 मिली वोल्ट तक नहीं पहुंचाता या ये -40 to 90 के दरमियान न पहुंच जाए तब तक ये पोटाशियम चैनल्स ओपन रहेंगे। जब तक ये -65 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा, कितने तक, -65 मिली वोल्ट, जिसकी एक वेरिएबल रेंज है -40 to 90, जब तक पहुंच जाएगा तब क्या होगा, अब ये आपके पोटाशियम चैनल्स भी बंद हो जाएंगे। पोटाशियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, बंद। तो रीपोलराइजेशन के अंदर इनसाइड सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आउटसाइड पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। रीपोलराइजेशन आपकी पोटाशियम की वजह से हुई है, डीपोलराइजेशन आपकी सोडियम की एंट्री इनसाइड होने की वजह से है, रीपोलराइजेशन आपकी एंट्री पोटाशियम की आउटसाइड होने की वजह से है। ये दो बातें अलग अलग हैं, ये लाजमी जहन में रखें। अब आप देखें कि वोल्टेज जो आपका +40 मिली वोल्ट से लेके -65 मिली वोल्ट यानी RMP तक, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक आ चुका है। कहाँ तक आ चुका है, दोबारा आपकी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज पे आ चुकी है। दोबारा आपकी मेम्ब्रेन, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज पे आ चुकी है। उसका मतलब ये कि अब दोबारा स्टिमुलस की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोबारा इनएक्टिव स्टेज पे आ चुकी है। ये तो सारे मामला तो हो गए एक्शन पोटेंशियल के अंदर, डिपोलराइजेशन हुई, रीपोलराइजेशन हुई, फिर दोबारा जब इस स्टेज पे जब हमने ये जो पोटाशियम चैनल्स मैंने आपको कहा तब तक बंद होंगे जब तक पोटेंशियल -65 मिली वोल्ट तक ना हो जाए। जब इस वक्त हमने इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मैयर किया तो वो जो हमें मिला -65 मिली वोल्ट। लेकिन ये तो सारा पोटेंशियल तो नॉर्मल हो गया, लेकिन ये नॉर्मल सूरत हाल तो नहीं थी। नॉर्मल सूरत हाल तो ये थी जो मैंने फर्स्ट पिक्चर में बताई है आपको। क्या थी, सोडियम पोटाशियम इनसाइड ज़्यादा होते हैं नॉर्मली और आउटसाइड सोडियम ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हिसाब किताब है। यहाँ पोटाशियम ज़्यादा हैं बाहर और सोडियम इनसाइड ज़्यादा हैं। सोडियम इनसाइड ज़्यादा हैं, पोटाशियम आउटसाइड ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब अब ये जो क्या होगा, अब आपका चौथा स्टेज, अब यह क्या होता है, अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ ऊपर मेरे ख्याल से ये आपको मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ऊपर यहाँ आपको समझा देता हूँ। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल यहाँ स्टेज 4 लिख देता हूँ। अब ये जो आपकी पहली पिक्चर, ये आपकी दूसरी पिक्चर, ये आपकी तीसरी पिक्चर। अब चौथी पिक्चर ये है। ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन मैंने बनाई है। अब यहाँ होते हैं तीसरे चैनल। यहाँ क्या होते हैं, एक और चैनल होते हैं जिसे कहते हैं पोटाशियम सोडियम चैनल्स। क्या होते हैं, पोटाशियम सोडियम चैनल्स।
आपकी यहाँ देखें स्टेज रिपोलराइजेशन में जो चार्जेस इनसाइड नेगेटिव थी आउटसाइड आउटसाइड वो तो गेन हो गई, क्योंकि पोटाशियम जैसे बाहर के दोबारा इनसाइड नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड बढ़ गई और ये नेगेटिविटी तो आ गई, लेकिन आयंस अंदर सोडियम की जगह पोटाशियम होना चाहिए था और बाहर सोडियम होना चाहिए था, यहाँ उल्टा लगा हुआ है। अब क्या होगा, अब स्टेज 4 के अंदर आप देखें यहाँ होते हैं सोडियम पोटाशियम चैनल्स। क्या होते हैं? सोडियम पोटाशियम चैनल्स। सोडियम पोटाशियम चैनल्स क्या करते हैं, जो आपके बाहर पोटाशियम आयंस हैं, जो बाहर आपके पोटाशियम आयंस हैं और अंदर आपके सोडियम आयंस हैं, अंदर आपके सोडियम आयंस हैं, अंदर आपके सोडियम आयंस हैं। अब ये जो पंप, जो सोडियम पोटाशियम पंप है, अब ये क्या करता है, पंप 3 सोडियम को आउटसाइड फेंकता है, 3 सोडियम को आउटसाइड, ये 3 सोडियम बाहर जाएंगे, कितने? 3 सोडियम आउटसाइड जाएंगे और 2 पोटाशियम इनसाइड, 2 पोटाशियम इनसाइड। मतलब ये कि अब ये जो सोडियम पोटाशियम पंप्स यहाँ हर जगह होते हैं आपके, ये पंप यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, ये सारे पंप लगे होते हैं आपके। ये जो सोडियम पोटाशियम पंप, जो सोडियम को, जो नॉर्मली आपका पोटाशियम इनसाइड होना चाहिए था, सोडियम आउटसाइड होना चाहिए था, ये सोडियम पोटाशियम पंप सोडियम के 3 अंदर से लेके बाहर फेंक देता है आउटसाइड, और पोटाशियम को इनसाइड फेंक देता है। 2 पोटाशियम के बदला, 2 पोटाशियम के बजाय 3 पोटाशियम बाहर, 2 पोटाशियम इनसाइड। इस तरीके से ये तरतीबवार ये मरहला होता है। पहले ये आपका नॉर्मल एक चीज़ थी, फिर ये डिपोलराइजेशन मैंने आपको सिखाई, फिर रिपोलराइजेशन सिखाई, फिर दोबारा नॉर्मल कैसे होता है। तो ये आपका फाइनली ये इस तरीके से ये चार्जेस की रिस्टोरेशन तो यहीं हो गई थी, लेकिन आयंस जो है वो जो आपके अंदर सोडियम थे बाहर पोटाशियम था, तो वो भी मसला आपका सोडियम पोटाशियम पंप जो चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप जो 3 सोडियम इनसाइड से बाहर फेंकता है और 2 पोटाशियम आउटसाइड से इनसाइड फेंकता है, और ये सारे आपकी एक नॉर्मल जो मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की, उस तरीके से दोबारा वो एक बन जाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्शन पोटेंशियल समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और कोई भी चीज़ आपको जो समझ में ना आई हो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, और शॉर्ट वीडियो अगर बनानी हो उस पर तो वो भी हम बना सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब ये हो गया एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जल्दी जल्दी हम पूछते हैं, प्रोसेस करते हैं। पहली RMP होता है, उसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नहीं होता, इनएक्टिव स्टेज होता है। जब उस वक्त न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हम मेजर करते हैं तो वो -40 से -90 होता है, जिसे हम इस वजह से, इसलिए हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नहीं होती। और सेकंड स्टेज, जब वो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेश होल्ड पोटेंशियल को क्रॉस करके जब क्रॉस कर देता है, तो मतलब अब इसके अंदर स्टिमुलस जो आया ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, अब इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और एक्शन पोटेंशियल हमेशा टेम्पररी होता है। आपने देखा, डिपोलराइजेशन हुई, रिपोलराइजेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो गया। ये टेम्पररी था, लोकलाइज्ड था। ये क्या होता है, टेम्पररी और लोकलाइज्ड है। और फिर रिपोलराइजेशन हुई, रिपोलराइजेशन हुई, आपका वोल्टेज -60 पे +45 मिली वोल्ट तक चला गया। कितना चला गया? +45 मिली वोल्ट तक, जिसे हम डिपोलराइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से सोडियम की एंट्री हुई और मेम्ब्रेन के ऊपर जो चार्जेस थी वो अपोजिट हो गई, और फिर +40 मिली वोल्ट से दोबारा -60 मिली वोल्ट तक चला गया, जिसे हम रिपोलराइजेशन कहते हैं, जिसमें पोटाशियम चैनल्स की ओपनिंग हुई, पोटाशियम बाहर चले गए। अब उस सोडियम अंदर है, पोटाशियम बाहर ज़्यादा है, पोटाशियम बाहर होने की वजह से रिस्टोरेशन ऑफ चार्जेस हो गई, चार्जेस दोबारा रिस्टोर हो गई। उसके बाद अब क्या हुआ, अब ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन कंसंट्रेशन सोडियम अंदर ज़्यादा है, पोटाशियम बाहर है, उसकी वजह से जो आपके सोडियम पोटाशियम चैनल्स थे उसने वो भी मामला आपका हल कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 2 चीज़ें, नर्व इम्पल्स के 4 स्टेज थे। एक स्टेज आपका था
RMP, दूसरा था एक्शन पोटेंशियल, तीसरा है प्रोपैगेशन ऑफ द इम्पल्स, इम्पल्स प्रोपैगेट कैसे करता है, मूव कैसे करता है, अब ये हम पढ़ेंगे। अब तीसरा स्टेज नर्व इम्पल्स का, पहला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सेकेंड एक्शन पोटेंशियल, तीसरा प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स। प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स का मतलब क्या होता है जो एक्शन पोटेंशियल टेम्पररी लोकलाइज्ड था, अब वो क्या होगा, लोकली जो है आपका एक्शन पोटेंशियल लोकली स्प्रेड होगा थ्रू आउट द न्यूरोलेमा। मतलब जैसे कि आपका एक न्यूरॉन है, ये आपका एक न्यूरॉन है, मैंने इसके तीनों पार्ट नहीं बनाए, पहले आपके डेंड्राइट्स होते हैं, फिर सेल बॉडी होती है, फिर एक्सान्स होते हैं, फिर एक्सान टर्मिनल होता है, तो ये मैंने सारे पोर्शन नहीं बनाए, तो आप समझ लें। चलो ये आपके डेंड्राइट्स हैं, ये आपकी सोमा सेल बॉडी है, ठीक है ना, और ये आपका एक्सॉन्स हैं। ये एक न्यूरॉन है और ये एंड होता है तो हम उसे कहते हैं एक्सान टर्मिनल। इसी तरीके से दोबारा यहाँ एक एक्सान टर्मिनल आ जाता है, ठीक है, और फिर इसी तरीके से ये एक्सान्स, और फिर यहाँ ये सेल बॉडी आ जाती है, और फिर यहाँ से ये अब देख सकते हैं आप यहाँ, ये आपके डेंड्राइट्स हैं, ये कोई इन्फॉर्मेशन लेके सेल बॉडी सोमा को प्रेजेंट करते हैं, सोमा देती है एक्सान्स को, एक्सान जो है नॉर्मली जो है वो आपके एक्सान टर्मिनल पे ख़त्म हो जाती है। अब ये जो जिसे कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये चीज़ आ गई सिनेप्स की, ये क्या होता है, ये कहलाया जाता है सिनेप्स, मतलब जहाँ एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन आपस में इंटरकनेक्टेड हो, तो उसे हम कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन की थ्रू ट्रांसफ़र जो होती है वो सिनेप्स के थ्रू होती है, तो ये कहते हैं सिनेप्स। जो हमारा चौथा स्टेज है वो हमें पढ़ना है इसके बाद। तो सिनेप्स के 3 पोर्शन होते हैं, एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ एक्सान इसे हम कह सकते हैं, ये आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है, और ये कहलाया जाता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइड। यहाँ पहले डेंड्राइड होता है, ये नहीं होता। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक रफली फिगर बनाई है, मैं इतना ज़्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बनाता, तो इसलिए आप ये थोड़ा इससे के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा लाजमी। ये आपके डेंड्राइट्स हैं, इन्फॉर्मेशन लेके सेल बॉडी सोमा को दी, उसने आगे प्रोसेस की एक्सान्स के थ्रू, यहाँ आगे आप एक्सान के बाद, एक्सान टर्मिनल के बाद, अब इस एक्सान टर्मिनल आपको पता है ये जो सिनेप्स कहलाया जाता है। सिनेप्स के 3 पोर्शन होते हैं, एक आपका होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ एक्सान, बीच में आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है जहाँ सारा काम होता है, तीसरा होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दोबारा किसकी होती है, डेंड्राइट्स की, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सान, इस तरीके से दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन, 5वां न्यूरॉन। अब जो एक्शन पोटेंशियल एक नॉर्मली न्यूरोलेमा न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर लोकली जो लोकलाइज्ड था, टेम्पररी था, लोकली स्प्रेड हुआ था, अब ये थ्रू आउट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, चौथे न्यूरॉन, 5वें न्यूरॉन, 6ठे न्यूरॉन, ऐसे क्या होगा, प्रोपेगेट करेगा, स्प्रेड करेगा। इसे कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स। मेरे आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा कि प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स किसे कहते हैं, जो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, अब ये लोकली स्प्रेड होता रहे एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन की तरफ, उसके मेम्ब्रेन की तरफ, मतलब न्यूरॉन की एक न्यूरोलेमा से दूसरे न्यूरोलेमा थे, फिर तीसरे न्यूरोलेमा के पास, फिर चौथे न्यूरोलेमा। तो इस स्प्रेड को
इस लोकल स्प्रेड को, पहले ये लोकलाइज्ड था लेकिन जब ये स्प्रेड होने लगा जाए एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के एक न्यूरॉन के साथ टू अनदर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब यही होता है कि प्रोपेगेट करे वेव फॉर्म में, जैसे जो प्रोपेगेट करते हैं एक न्यूरॉन से, ये प्रोपेगेशन कहलाई जाती है। तो मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स होती है, जो मूवमेंट होती है, जो स्प्रेड होती है नर्व इम्पल्स की, उसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स। तो वो प्रोपेगेशन आपने एक्शन पोटेंशियल नॉर्मली कैसे जनरेट होता है न्यूरोलेमा के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया है। अब उसका स्प्रेड कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। स्प्रेड कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसके कहते हैं हम प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स। अब एक चीज़ रह जाती है, मैंने आपका कहा सिनेप्स दो जगह होता है। सिनेप्स के जो चौथा स्टेज है वो कहलाया जाता है सिनेप्स। जो क्या होता है सिनेप्स। अब इस सिनेप्स के अंदर क्या होता है, सिनेप्स में मैंने आपको कहा 3 पार्ट होते हैं। इस सिनेप्स के 3 पोर्शन हैं। एक कहलाया जाता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक कहलाया जाता है बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एक कहलाया जाता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। एक बात आप समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट करने लगा हूँ, ये आपके बायर यूनिवर्सिटी में जब आप डॉक्टरी पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, तब भी ये आपकी चीज़ काम के लिए, ये सारा टॉपिक आपको तब भी काम आएगा। और ये इसी तरीके से मसल्स के अंदर भी जो इम्पल्स होता है, मसल इम्पल्स कैसे मूवमेंट करता है वो भी इसी तरीके से होता है। सिर्फ यहाँ सोडियम आयंस हैं, वहाँ कैल्शियम आयंस होते हैं, बस इतना फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं कि अब इस सिनेप्स के 3 पार्ट हैं, लेकिन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, 3 पार्ट। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी होती है, इस एक्सॉन सेल की। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी होती है, इस डेंड्राइट्स की, दूसरे न्यूरॉन की, डेंड्राइट्स की। ठीक है, मैं बात इंपॉर्टेंट करने लगा हूँ, मैं बात समझा रहा हूँ आपको। मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट क्या होती है ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। सिनेप्स के अंदर मोटर एंड प्लेट एक कॉन्सेप्ट है, फिर सिनेप्स के अंदर क्या इवेंट्स होते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मोटर एंड प्लेट कहते हैं जब आपकी एक न्यूरॉन है, मैं आपको मिटा के समझा देता हूँ, यहाँ मोटर एंड प्लेट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फाइनली आपको भी पता है, एक मैसेज जो आपका स्टिमुलस था आया, रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, आपका एक स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट किया, ठीक है, उसको सेंसरी न्यूरॉन से जो सेंसेशन लेके जाता है, जो वो न्यूरॉन जो सेंसेशन लेके आगे लेके जा रहा है, कहाँ लेके जाएगा आपको पता है, सेंसरी न्यूरॉन सीएनएस के पास। सीएनएस के बाद मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या आएगा, रेस्पॉन्स। क्या आएगा, रेस्पॉन्स किसके पास, अफेक्टेड आर्गन पे, जो अफेक्टेड हुआ था आर्गन। जैसे कि ये मैंने स्टिमुलस दिया, एक हाथ को मैंने थप्पड़ मारी, तो अब इसके अंदर ये स्टिमुलस गया, पॉजिटिव था, रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया सेंसरी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, टच रिसेप्टर इसको या पेन रिसेप्टर, जो भी नोयत थी वो सीएनएस के बाद की, मोटर न्यूरॉन के बाद की, उसने रेस्पॉन्स दे दिया, हटा दो हाथ, जैसे थप्पड़ लगी मैंने हाथ हटा दिया। तो ये जो है ये नॉर्मली होता है। अब आप देखें इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन है इन्फॉर्मेशन मूव होती है, जिसमें तो नॉर्मली ये सिनेप्स के ये 3 पोर्शन होते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट। लेकिन एक तो ऐसी जगह है जहाँ मैसेज आपका मोटर न्यूरॉन से अफेक्टेड आर्गन, और अफेक्टेड आर्गन यूजुअली 2 होते हैं, या तो मसल होता है या तो ग्लैंड होता है, ये 2 होते हैं अफेक्टेड आर्गन, या तो मसल होता है या तो ग्लैंड होता है। जब आपका इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन से मसल या ग्लैंड में जाती है, तब आप देखें क्या होता है, तब आप देखें क्या होता है, ये आपके टिपिकल वही डेंड्राइट्स हो गए, ये आपकी सेल बॉडी हो गई, ये आपके एक्सॉन्स हो गए,
और ये एक्सान ने टर्मिनेट कर दिया। अब टर्मिनेट करने के बाद मतलब ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है, ये एक्सान्स हैं, ये एक्सान टर्मिनल है। अब आपको पता है जब होगा मसल या ग्लैंड, मसल या ग्लैंड, तो मसल या ग्लैंड के लिए जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी मसल या ग्लैंड की, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी, मसल या ग्लैंड पे जो कैसे होता है वो मैं आपको सिनेप्स का सारा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब यहाँ मसल या ग्लैंड आ जाएगा तो इसे हम कहेंगे मोटर एंड प्लेट। मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन पहले न्यूरॉन टू न्यूरॉन मूव हो रही थी अब उसका खात्मा हो चुका है। मोटर एंड प्लेट, मोटर न्यूरॉन का खात्मा हो चुका है। न्यूरॉन टू न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन जो मूव हो रही थी अब वो ख़त्म हो गई है। अब आपकी न्यूरॉन टू मसल या न्यूरॉन टू ग्लैंड इन्फॉर्मेशन मुंतकिल हो रही है। तो इसको हम मोटर एंड प्लेट जो है इसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको टर्म आएगा मोटर एंड प्लेट का। तो मैं यहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि मोटर एंड प्लेट किससे कहते हैं, तो बाद में आप परेशान ना होना, क्योंकि एक होता है न्यूरॉन टू न्यूरॉन जिसमें तो नॉर्मली यही होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट। लेकिन जब आपकी इन्फॉर्मेशन एक तो एक स्टेज होगा जहाँ न्यूरॉन से फिर डायरेक्टली अफेक्टेड आर्गन को यानी मसल या ग्लैंड को जाएगी, तब क्या होता है, तब जब न्यूरॉन से आपकी मसल या ग्लैंड की तरफ इन्फॉर्मेशन चली जाती है तब उसको हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। जिसका मतलब ये होता है कि अब आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्लैंड को जब मसल को आई है तो मोटर न्यूरॉन्स जो हैं उसका जो है वो खात्मा हो चुका है कि अब यहाँ से मसल या ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन जाएगी, न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स हमने पढ़ लिया है। अब जो चौथी चीज़ थी सिनेप्स, सिनेप्स में भी कुछ खास इवेंट्स होते हैं। नर्व इम्पल्स की कंडक्शन हमने पढ़ी, पहले हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा, फिर हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा, फिर हमने प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स पढ़ी। अब जो चीज़ रहती है वो रहती है हमारी सिनेप्स। नर्व इम्पल्स का चौथा और लास्ट पार्ट जो है वो सिनेप्स। सिनेप्स के 3 पोर्शन मैंने कहा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक है आपका पोर्शन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और तीसरा है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये 3 पोर्शन होते हैं इसके, आपके सिनेप्स के ये 3 पोर्शन हैं। इन 3 पोर्शन के अंदर क्या इवेंट्स होते हैं तो वो हम पढ़ेंगे, उसे हम कहेंगे सिनेप्स। अब ये सिनेप्स के 3 पोर्शन हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन, ये आपके न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, ये उसकी सेल बॉडी, ये उसके एक्सान्स, और फाइनली जो है वो उसके टर्मिनल, एक्सान टर्मिनल कहते हैं हम इसको। अब क्या होता है, ये जो सिनेप्स लफ्ज़ का मतलब यही है कि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन, जो इम्पल्स मूवमेंट होती है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से जाती है, उसको हम सिनेप्स कहते हैं। जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। वो कैसे इन्फॉर्मेशन मूव होती है वो सिनेप्स में, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो सिनेप्स में होते हैं एक्सान टर्मिनल। अब इस एक्सान टर्मिनल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़ी ड्राइंग मेरी कमज़ोर है, ये जो एक्सान टर्मिनल है इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत मैं अपने आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, जैसे आपको समझ लें। ये एक आपका एक्सान टर्मिनल है, ये आपका एक्सान टर्मिनल है, ठीक है। ये आपका
इसको थोड़ा फोकस करके अगर बनाया जाए, अगर इसको एक्सान टर्मिनल को फोकस करके बनाया जाए तो मैं आपको बनाना, ये थोड़ा बहुत समझाना, थोड़ा इसको व्यू बड़ा करके बताना चाहता हूँ कि ये आपका सपोज करें ये आपका है एक्सान टर्मिनल, या इसे कहते हैं प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ एक्सान टर्मिनल या एक्सान सेल। बीच में ये आ गया आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये आपका क्या आ जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर यहाँ आपका आ जाता है क्या, यहाँ आपका ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट, या दूसरा जो डेंड्राइट होता है न्यूरॉन का वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये इवेंट सिनेप्स के दौरान क्या होता है, सिनेप्स में इम्पल्स कैसे मूव होता है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। अब क्या होता है कि ये जो एक्सान टर्मिनल है ये जो एक्सान टर्मिनल है, यहाँ होते हैं आपके एक्सान टर्मिनल क्या करता है कि यहाँ एक्सान टर्मिनल में होते हैं कैल्शियम की रिलीज़ होती है बाहर की तरफ से, ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करके डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये कैल्शियम की एक्सान टर्मिनल जो है ये कैल्शियम रिलीज़ करता है। एक्सान टर्मिनल क्या करता है, कैल्शियम रिलीज़ करवाता है। कैल्शियम रिलीज़ ये मैकेनिज़्म आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे काम आएगा, लेकिन यह आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्सान टर्मिनल आपकी कैल्शियम की रिलीज़ करवाता है। अब ये कैल्शियम क्या करता है, ये कैल्शियम जो एक्सान टर्मिनल रिलीज़ करवा रहा है वो क्या करवा रहा है, यहाँ वेजिकल्स मौजूद होते हैं, यहाँ क्या होते हैं वेजिकल्स। इन वेजिकल्स के अंदर केमिकल होते हैं जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें वेजिकल्स में क्या होते हैं, इन वेजिकल्स में होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर एक एक्साइटरी होते हैं, एक इनहिबिटरी होते हैं। एक्साइटरी वो होते हैं जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दें, जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, मूवमेंट मतलब एक रिलैक्स था, अब कॉन्ट्रैक्शन करनी है, अब वो कॉन्ट्रैक्शन कर जाएं तो वो एक्साइटरी हैं, अगर ना करें रिलैक्स रहें तो वो इनहिबिटरी हैं। मतलब मूवमेंट है ना, जैसे कि ये मैं ये एक्सटेंशन, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, एक्साइटरी होंगे। और मुझे ये हुक्म मिला हो कि मुझे अब रेस्पॉन्स दिलवाना है, अगर एक्साइटरी रेस्पॉन्स चाहिए तो मुझे तो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे तो वो मूवमेंट नहीं होगी। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर या इनहिबिटरी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले आप ये कॉन्सेप्ट सीख लें। ये जो कैल्शियम एक्सान टर्मिनल्स से क्या होता है, कैल्शियम की रिलीज़ होती है। अब ये जो कैल्शियम रिलीज़ हुआ है ये क्या करता है, ये जो आपके वेजिकल्स हैं, ये वेजिकल्स को इस प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज़ हो जाती है। जैसे कैल्शियम यहाँ रिलीज़ होगा, ये इसको वेजिकल्स को हुक्म देगा कि आप फ्यूज़ हो जाएं प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। तो इसका थोड़ा बहुत फिगर मैं आपको यहाँ इधर ऊपर ये मिटा के यहाँ बता देता हूँ, ये यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब ये मैकेनिज़्म यहाँ क्या होगा, कैल्शियम की एंट्री हुई, कैल्शियम ने इस वेजिकल को कहा, अब ये वेजिकल क्या होगा, ये जो आपका ये जो कैल्शियम की एंट्री यहाँ हुई है, इन्होंने ये वेजिकल्स को क्या किया, ये जो वेजिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है ये आगे मूव होगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होने के बाद फ्यूज़ होगा, तो फ्यूज़ होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फ्यूज़ होगा, ये इसके साथ मिलेगा और ये आस्ते आस्ते अपनी मेम्ब्रेन की, वेजिकल की मेम्ब्रेन के साथ और प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ क्या कर देगा, फ्यूज़ कर देगा। आप देख सकते हैं ये कैल्शियम की रिलीज़ हुई एक्सान टर्मिनल के साथ,
ये वेजिकल फ्यूज़ हो गया है अब किसके साथ, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन के साथ। जब ये फ्यूज़ हो जाएगा, फ्यूज़ होने के बाद पहले ये फ्यूज़ होता है, फिर ये जो है इसके अंदर इसकी मेम्ब्रेन टूट जाती है, रप्चर हो जाती है, और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के तहत, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के तहत ये जो इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये जो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये अब रिलीज़ होंगे बाहर। कहाँ रिलीज़ होंगे, ये इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, ये इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज़ होंगे। ये फ्यूज़ होंगे, पहले इसके साथ फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ होने के बाद ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर बाद में आ जाएगा आपका, ये आप देख सकते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर आ गया बाहर। ये मैकेनिज़्म ऐसे होता है कि एक्सॉन टर्मिनल कैल्शियम रिलीज़ करवाते हैं, और कैल्शियम जो है इस वेजिकल को हुक्म देती है आप फ्यूज़ हो जाओ विथ प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन के साथ। उसके साथ फ्यूज़ होने के बाद एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के तहत फ्यूज़ होने के बाद ये जो वेजिकल्स, तो जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो टूट जाती है, और फिर ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है ये बाहर सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ जाता है। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है जो अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर मौजूद है, अब ये क्या करता है, यहाँ होते हैं आपके, यहाँ होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ACHR, ये होते हैं रिसेप्टर्स। अब आप देखें इसमें पोटेंशियल कैसे डेवलप हो रहा है, मैं आपको इम्पल्स जो है वो शिफ्टिंग हो रही है, वो कैसे हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर्स पे अटैच होगा, ये एसिटाइल कोलिन जो यहाँ से रिलीज़ हुआ है, यहाँ से रिलीज़ होने के बाद ये रिसेप्टर्स पे जब जाके अटैच होगा, अटैच होने के बाद, अटैच जब होगा तो यहाँ होते हैं आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स यहाँ आपके अटैच होंगे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ऊपर। फिर क्या होगा, ये सोडियम चैनल्स जो हैं पहले क्लोज होते हैं, ये क्या होते हैं, पहले क्लोज होते हैं। जब ये एसिटाइल कोलिन इन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाते हैं तो फिर ये सोडियम पोटाशियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। और जब आपको पता है जब ये ओपन हो जाते हैं तो दोबारा क्या होता है, अंदर जो है सोडियम की एंट्री होना शुरू हो जाती है। आपको पता है फिर क्या होता है, दोबारा जिस तरीके से हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था, सोडियम की एंट्री होती है, डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन जो है, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्रॉइड सेल है या किसी मसल की हो या ग्लैंड की हो, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, अब इसके अंदर डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है। डीपोलराइजेशन किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले डिटेल में पढ़ाया है कि सोडियम की एंट्री होगी, वोल्टेज आपका -60 से -40 मिलीवोल्ट तक जाएगा, ठीक है, और आपका वोल्टेज +40 मिलीवोल्ट तक डीपोलराइजेशन होगी, सोडियम की एंट्री होगी, और चार्जेस की जो नॉर्मली न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर चार्जेस अंदर इनसाइड जो हैं वो नेगेटिव होती है और बाहर पॉजिटिव होती है। पर जब सोडियम अंदर जाएगी डीपोलराइजेशन के अंदर तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन के अंदर जो आपकी पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाती है ये, और बाहर जो है वो आपकी नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाती है। बाहर आपकी कौन सी हो जाती है, नेगेटिव, क्योंकि जब ये एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर पर अटैच हुआ तो वो जो चैनल्स आपके सोडियम चैनल्स क्लोज थे अब वो ओपन हो चुके हैं। ओपन होने के बाद ये सोडियम की एंट्री हो गई है अंदर, सोडियम की एंट्री हो गई अंदर,
जब सोडियम की एंट्री हो गई अंदर, नॉर्मली न्यूरॉन पे आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, नॉर्मली न्यूरॉन के ऊपर, न्यूरॉन की जब आप स्ट्रक्चर लेते हैं तो नॉर्मली न्यूरॉन के अंदर इनसाइड नेगेटिव चार्ज होती है और आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होती है। आपको मैंने पहले बताया है, आउटसाइड पॉजिटिव होती है सोडियम चैनल की वजह से, इनसाइड नेगेटिव जो होती है वो किसकी वजह से होती है, नेगेटिव आयंस की वजह से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स की वजह से नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम आयंस के अंदर। पोटाशियम तो ज़्यादा होता है लेकिन पोटाशियम से भी ज़्यादा कंसनट्रेशन इन नेगेटिव आयंस की होती है, इस वजह से अंदर कंसनट्रेशन जो होती है नेगेटिव आयंस की होती है। लेकिन जब ये आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है, जब आपने, मैंने कहा एसिटाइल कोलिन इधर रिसेप्टर्स पे लग गए और सोडियम चैनल्स आपके ओपन हो गए, तो सोडियम चैनल्स आपके अंदर आ गए, अंदर आने की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गई, बाहर नेगेटिव हो गई। फिर इसी तरीके से डीपोलराइजेशन होती है, पूरे इस मेम्ब्रेन के अंदर आपके अंदर पॉजिटिव चार्ज होती जाती है और ये आपका सेल जो है, ये न्यूरॉन जो है आपका डीपोलराइज हो जाता है। फिर जो है रीपोलराइज्ड भी होता है। आपको पता है डीपोलराइजेशन के बाद एक्शन पोटेंशियल के दो पार्ट होते हैं, एक डीपोलराइजेशन होता है, फिर जब प्लस 40 मिली वोल्ट तक जब वोल्टेज पहुंच जाता है तो क्या होता है तो आपके क्या होता है, ये दोबारा सोडियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। कब तक क्लोज होंगे, जब तक ये पोटेंशियल आपका प्लस 40 मिली वोल्ट तक ना पहुंच जाए। जब प्लस 40 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है उसके बाद सोडियम चैनल्स आपके क्लोज हो जाते हैं और आपके पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। कौन से चैनल, पोटाशियम चैनल्स आपके ओपन हो जाते हैं। जो पहले पोटाशियम चैनल बंद थे लेकिन अब पोटाशियम चैनल क्या हो गए, पोटाशियम चैनल आपके ओपन हो गए। अब क्या होगा, पोटाशियम आपके इनसाइड जो थे वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे, पोटाशियम आपके बाहर आना शुरू हो जाएंगे। पोटाशियम जब बाहर चले जाएंगे तब क्या होगा, आपकी ये जो मेम्ब्रेन है इनसाइड पॉजिटिव है, जो अब ये दोबारा इसकी हो जाएगी शिफ्टिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये शिफ्टिंग कैसे होती है, कि ये मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। जब ये पोटाशियम, जब वोल्टेज आपका प्लस 40 मिली वोल्ट तक पहुँच जाता है, प्लस 40 मिली वोल्ट तक पहुँच जाता है, तो आपके सोडियम चैनल्स जो हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ये नीचे आता है वोल्टेज, फिर पोटाशियम चैनल्स आपके ओपन हो जाते हैं। पोटाशियम चैनल ओपन होने की वजह से, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले भी बताया है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपके पोटाशियम चैनल्स हैं ये आपके ओपन हो जाते हैं। जब आपके पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो पोटाशियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बाहर होने की वजह से ये जो अंदर पॉजिटिव थी बाहर नेगेटिव थी, तो दोबारा ये चार्ज की क्या होगी, रिस्टोरेशन, जो नॉर्मल एक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, और अंदर दोबारा नेगेटिव हो जाएगी। और इसी तरीके से चार्जेस की रिस्टोरेशन हो जाती है, चार्जेस की रिस्टोरेशन हो जाती है। नॉर्मली जब डिपोलराइजेशन हो जाती है फिर रिपोलराइजेशन होती है। रिपोलराइजेशन तो हो गई, मतलब जैसे ये वोल्टेज जो आपका प्लस 40 मिली वोल्ट तक है, ये पोटाशियम चैनल्स तब तक खुले होंगे जब तक ये पोटेंशियल आपका प्लस 40 मिली वोल्ट का प्रेशर माइनस 65 मिली वोल्ट तक पहुंच ना जाए, तब तक आपके ये जो है पोटाशियम चैनल्स ओपन हो गए हैं। वंस जब पोटेंशियल माइनस 65 तक पहुंच चुका, फिर दोबारा
आपके ये पोटाशियम चैनल्स बंद हो जाएंगे, पोटाशियम चैनल्स बंद हो जाएंगे, सोडियम चैनल्स बंद हो गए, पोटाशियम चैनल्स बंद हो गए, सोडियम अंदर नहीं आ सकता, पोटाशियम बाहर नहीं जा सकता क्योंकि डिपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, रिपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑप्शन रह जाता है आपका सोडियम पोटाशियम पंप। ये सोडियम पोटाशियम पंप जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोडियम 3 सोडियम को बाहर फेंकते हैं और पोटाशियम को इनसाइड फेंकते हैं। इसी तरीके से दोबारा जो है आयंस जो हैं, नॉर्मल पोजीशन ऑफ आयंस जो अंदर इनसाइड पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो हासिल की जाती है और बाहर सोडियम को बाहर फेंक के सोडियम की जो बाहर की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये सारा नर्व इम्पल्स इस तरीके से प्रोसेस हो सकता है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चारों साइकिल्स आपको अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आपका एक्शन पोटेंशियल, प्रोपगेशन ऑफ द इम्पल्स और सिनेप्स और जितने भी ये स्टेजेस इसके अंदर हुए हैं वो समझ में आए होंगे। और इसके अलावा अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती, अगर इस पे ऊपर भी कोई ऐसी शॉर्ट वीडियो बनानी हो, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमें इंशाल्लाह आपको विद इन टाइम में जो है आपको रेस्पॉन्स भी मिलेगा और आपको बताएंगे। और एक और चीज़ मैं बता रहा था आपको, एक्साइटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का कॉन्सेप्ट। एक्साइटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होता है, इन वेजिकल्स में या तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटरी हो सकते हैं। एक्साइटरी का मतलब ये कि हम चाहते थे कि मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट करे, ये रिलैक्स है, स्टिमुलस दिया, अब हम चाहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करे। तो जब ये एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो एक्साइटेशन करवाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं मसल्स की। यहाँ रिलीज़ होंगे, यहाँ जो इनके रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एपिनेफ्रिन और इनके रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो उनको अटैच होंगे और सोडियम चैनल्स की ओपनिंग होगी। इसी तरीके से न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होते होते मतलब डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे तो जब ये वेजिकल से यहाँ रिलीज़ होकर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे, ये इनहिबिटरी होंगे तो ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ये क्या कर देंगे, इनको ब्लॉक कर देंगे। जब ब्लॉक कर देंगे तो आपकी जो मूवमेंट थी वो रिलैक्सेशन है, वो रिलैक्सेशन ही रहेगी। अब ये कभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, मतलब उन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से आपका रिस्पांस जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव फीडबैक है, इनहिबिटरी इफेक्ट है। अब वो आपकी रिलैक्सेशन है तो रिलैक्सेशन ही रहेंगी, अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन ही रहेंगे, क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम इनहिबिशन है, इनहिबिशन करवाते हैं। वो क्या करवाते हैं, इनहिबिशन करवाते हैं। जैसे कि आपका गाबा है, ग्लाइसिन है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो आपकी मतलब प्रोसेस नहीं कर, इनहिबिशन करवाते हैं। ठीक है, अगर इस पर ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ना हो, समझना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि ये जैसे कि इस वेजिकल में कैल्शियम का रिलीज़ हुआ, ये वेजिकल्स फ्यूज़ हुआ एजोसाइटिस प्रोसेस के थ्रू, ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आया सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। कुछ एसिटाइल कोलिन क्या होता है, ये रिसेप्टर पे जाता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे, और सोडियम चैनल्स को ओपन करता है। लेकिन कुछ एसिटाइल कोलिन यहाँ बचा हुआ होता है। अगर ये नॉर्मली अगर यहाँ बचा हुआ होता है, अब ये एसिटाइल कोलिन कुछ बच भी जाता है, सारा का सारा उस रिसेप्टर पे नहीं जाता, बच जाता है। अब अगर ये इधर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पड़ा रहे तो उसका क्या होगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि ये एक प्रोसेस हुआ, अब ये एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर था, अब कॉन्ट्रैक्शन होना था। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये, अगर ये इधर एसिटाइल कोलिन पड़ा रहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी, अब ये रुकेगा नहीं। तो हमें तो एक बार ही कॉन्ट्रैक्शन चाहिए थी या मैक्सिमम 2 बार। तो अब इस एसिटाइल कोलिन के साथ क्या होगा, तो यहाँ एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, उस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देता है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इसको ब्रेक कर देता है।
एसिटाइल में और कोलिन में। फिर जो है आपको पता है जब ये टूट जाता है तो फिर यहाँ मतलब एक ही बार ही कॉन्ट्रैक्शन जो आपको चाहिए होती है वही आपको कॉन्ट्रैक्शन मिल रही होती है, बार बार आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल रही होती है। और एसिटाइल कोलिन और इनके साथ दोबारा वो जो वेजिकल्स में ये पिकिंग होती है और दोबारा एसिटाइल कोलिन इन वेजिकल्स में बनता है, दोबारा रिलीज़ होता है। इसी तरीके से ये रीयूज़ भी होता रहता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नर्व इम्पल्स का टॉपिक था। इसके अंदर आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि जो नेक्स्ट जेन लर्निंग एकेडमी है उसके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोज़ के लिए अपना जो नोटिफिकेशन का बटन जो है वो ऑल पे लगाएं, जो आपको हमारी तरफ से जो भी न्यू वीडियो आएगी वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। और फिर भी अगर आपसे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद।